आज मेरे शोहर और सौतन की सुहाग रात थी। हमारा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था और सर्दी भी जोरों शोर पर थी। मजबूरन मुझे भी अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा और वो दोनों बेड पर मेरे सामने ही सारी रात। मेरा नाम अस्मा है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा भाई था ना ही बहन थी। जो ही मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी और कुछ दिन बाद पड़ोस वाली खाला मेरा रिश्ता ले आई। फरहान नामी लड़का था जो देखने में अच्छा था, अच्छा कारोबार था। मेरे बाप को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो रिश्ते के लिए हाँ कह दी और यूं मैं फरहान की दुल्हन बन के उसके घर चली गई। लेकिन शादी के 10 साल तक जो मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो। शादी के 10 साल बाद जब मेरी सौतन मेरे सर पर, हमारे माशरे में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं? सबसे बड़ी और नुमायां वजह यही होती है कि शादी औलाद के लिए की गई है। पर मेरे शोहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो मुझे मेरे शोहर ने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी? उसने कहा कि फिर तुम अंदर भी तो नहीं सो सकती। उसका ये एक दफा कहना ही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंदर तो मैं वाकई ही नहीं सो सकती थी। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना तकिया लेकर बाहर पड़ी, एक चारपाई पर लेट गई और ठंड से कांपने लगी। उसने कहा कि फिक्र मत करो, 3 घंटे बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। जब उसने 3 घंटे का लफ्ज बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और खुदकुशी कर लूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। 3 घंटे बाद उसने दरवाजा खोल दिया और मैं वापस आकर अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन मुझे जगह मिली तो जमीन पर। इतनी सी जगह पर मैं एक गद्दा बिछाकर सो सकती थी। ये बाहर सर्दी में सोने से बेहतर था, इसलिए मैं लेट गई। मैंने अपनी बाएं तरफ देखा तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? उस घर में सारे खसारे तो मेरे ही नसीब में लिखे गए थे, तो फिर वो क्यों रो रही थी? हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे यहाँ काफी सालों से औलाद नहीं थी। जब मेरे शोहर ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसने ये बात मुझे नहीं बताई, बल्कि मेरे खानदान और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने बैठकर ये बात कर दी। सब लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में पहले ही ये बात हो चुकी होगी, लेकिन खुदा गवाह है मुझे तो आज पता चल रहा था कि मेरा शोहर दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लड़की भी पसंद कर ली है। और अब मैं कुछ भी बोलती तो अजीब ही लगता, इसलिए मैं चुप बैठी थी। सब लोगों ने कहा कि हाँ काफी साल हो गए, अगर औलाद के लिए शादी करना चाहते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात करने वाला मेरा बाप था। बाद में मैंने अपने बाप से ये सवाल किया कि जब कोई और नहीं बोल रहा तो आपको अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? आपने ये बात क्यों बोली? आज ही तो दिन था अपनी बेटी की साइड लेने का। बाबा ने कहा कि मैंने तो हक की बात की है, हक की बात करना बहुत जरूरी थी, बेटी का घर बचाना जरूरी नहीं था। जब मेरे बाप ने ऐसी बात कर दी, मुझे बाकी सब ने भी कहा कि हाँ जब लड़की का बाप इतने खुले दिल से ये बात कह रहा है तो फिर किसी और को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हो सकता था वो मेरा बाप था। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पीछे खड़े होने वाला मर्द मेरा बाप ही तो था। उसी ने जब ये कह दिया कि हाँ कोई मसला नहीं है, शादी कर सकता है क्योंकि औलाद भी तो जरूरी है, तो फिर पीछे क्या रह गया? मेरे शोहर को खुली आजादी मिल गई। उसके बाद वो एक लड़की के बारे में बताने लगा। सब ने कहा कि हाँ लड़की भी अच्छी है, जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत सब्र शुक्र वाली है, कुछ नहीं कहेगी, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। ऐसी औरत नहीं है कि अपनी सौतन का जीना हराम कर दे। अभी आजकल जो माशरा जिस तरफ जा रहा है, हर मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। हमारे दामाद ने तो बहुत अच्छी बात की है, सबके सामने ये कह दिया कि वो शादी करना चाहता है। जब मैंने लड़की को देखा तो मैं कुछ नहीं बोली। ये फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है कि ऐसी बातों पर बहुत वावेला होता है, बहुत चीखें मारी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं, पर असल बात तो ये है कि जब हकीकत में आपके साथ इतना बुरा होता है ना, तो आपकी जुबान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या बोलना है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे शोहर ने दुनिया वालों के सामने तो ये कह दिया कि औलाद के लिए शादी कर रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मैं बांझ नहीं थी। उसने इतने साल तक खुद मुझे बांझ बनाए रखा था। जब तक वो नहीं चाहता था औलाद कैसे हो सकती थी? उसको औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी जिंदगी के 10 साल जाया करने के बाद आज उसने इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि उसकी औलाद ही नहीं हो रही, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और ये सब करने में कामयाब भी हो गया। वो लड़कियां मेरी जिंदगी में आने वाली थी और उन लोगों ने मस्जिद में जाकर ही निकाह करना था। मेरे शोहर ने कहा कि तुम भी साथ चलो, तो मैंने उसे कहा कि मुझे साथ नहीं जाना। मेरा इतना कहना ही काफी था। कहने लगा कि ठीक है, फिर वापसी पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहना। उसका मतलब था खाना तैयार करके रखना और कमरे को साफ कर देना, और मैंने ये किया। मैंने वाकई अपनी सौतन और अपने शोहर का इंतजार किया। उनके कमरे को साफ किया, बेड पर नई चादर डाली, कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि अच्छी से खुशबू आए। खाने में चाइनीज, बीफ कौरमा, रायता, कस्टर्ड सब कुछ मैंने बनाया था और मैं उनका इंतजार भी कर रही थी। वो लोग रात को आए। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो मेरी तरफ एक नजर देखकर नजरें झुका ली और मैं सीधा कमरे में चली आई। मुझे मेरे शोहर ने कहा कि तुमने सलाम दुआ ही नहीं की। मैंने कहा कि सारी जिंदगी पढ़ी है, कर लूंगी सलाम दुआ। शोहर कहने लगा कि हाँ ये भी अच्छी बात है, थोड़ी देर के बाद खाना हमारे कमरे में ही ले आना, थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद खाना खा लेंगे, और आज रात को तुम बाहर ही सो जाना। और फिर यही हुआ। उन लोगों ने खाना खाया, अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मैं पहले बाहर सोई रही, सर्दी से कांपती रही, और फिर अब अंदर लेटी थी। उस लड़की की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू मेरी हथेली पर गिर रहे थे। मैं उसके आंसू को देखकर ये सोच रही थी कि ये क्यों रो रही है, उसको तो खुश होना चाहिए। ये तो मेरी जिंदगी की कहानी का मजबूत किरदार थी
اور سارے خسارے تو میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ میرا شوہر آج اس کا ہو گیا تھا، میرا کمرہ، میرا بستر، سب کچھ اس کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ زمین پر یہ تھوڑی سی جگہ، اس گھر کے ڈھیر سارے کام جو صرف مجھے ہی کرنے تھے۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اسے کہا تھا کہ ہم بھی ہنی مون پر جانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آج اس غریبی کے دور میں اس نے ہنی مون پر جانے کے لیے پیسے نکال لیے تھے۔ وہ لوگ 5 دن کے بعد واپس آ گئے۔ ان 5 دنوں میں میرے پاس بہت سارے رشتے دار آئے۔ یہ وہی رشتے دار تھے جو شادی والی بات پر میرے شوہر کا ساتھ دے رہے تھے اور اب کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ کچھ برا نہیں ہوا۔ میں وہ پہلی عورت نہیں ہوں جس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور نہ ہی وہ پہلی عورت ہے جو ایک ہی گھر میں اپنی سوتن کے ساتھ رہے۔ آپ لوگوں کو میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری زبان کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ میرے شوہر کی پہلی شادی تو نہیں تھی کہ وہ اب اپنا کام چھوڑ کر گھر پر ہی بیٹھا رہتا، اسی لیے صبح صبح کام پر چلا گیا۔ اس لڑکی کا نام نگینا تھا۔ وہ کمرے سے نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر مجبوری میں اسے باہر آنا پڑا کیونکہ پورا دن وہ ایک کمرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے تو اس نے کہا کہ میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا کہ میں بنا دیتی ہوں، آج تمہارا شادی کے بعد پہلا دن ہے۔ میں ناشتہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ناشتے کو سر جھکا کر کھانے لگی۔ تھوڑا سا ہی کھایا تھا، اس نے کہنے لگی کہ بس اور نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا کہ کیوں، اتنے سے ہی پیٹ بھر گیا تمہارا پیٹ تو کبھی نہیں بھرے گا، میرے شوہر کو کھا کے بھی نہیں بھرے گا۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بات ایک سوتن نے اپنی سوتن سے کی تھی، اس عورت نے کی تھی جس کا سہاگ ایک دوسری عورت نے چھین لیا تھا، لیکن بات ایسی نہیں تھی کیونکہ یہ بات ایک دوست نے دوسری دوست کو کہی تھی، ایسی دوست کو جو اس کے لیے اپنی جان دے سکتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے اس کا سہاگ چھین لیا۔ بھائی کہتی تھی نا تم فرحان کو، تو پھر یہ سب کرنے کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ سچ کہتی ہیں جس کو سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی بھروسے کو توڑتا ہے۔ ساری دنیا کے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے میرے شوہر کو چھین سکتی ہے، لیکن تمہارے بارے میں نہیں۔ اس دن بھیجا تھا نا میں نے فرحان کو تمہارے گھر، تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، امی بیمار ہے، امی کو ہسپتال لے کر جانا ہے، فرحان بھائی کو بھیج دو۔ اس دن تمہاری ماں بیمار تھی یا تمہیں بخار چڑھا تھا، اب تو بخار اتر گیا ہوگا، فکر نہیں کرو، آہستہ آہستہ اترے گا بخار تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے یہ لفظ کیا بولے وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی الٹیاں کرنے کی آواز آنے لگی۔ لگتا ہے جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ جو اس نے کھایا تھا وہ باہر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اسے الٹی آ جاتی ہے، اور میں نگینا کو جانتی تھی، وہ بہت جذباتی تھی۔ شام ہوئی تو میرے شوہر گھر آ گئے تو اس نے یہ بات میرے شوہر کو نہیں بتائی کہ اسے میں نے کیا کہا، وہ بھی خاموش تھی اور میں بھی۔ پھر کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی، کمرے سے تب نکلتی تھی جب میرے شوہر گھر ہوتا تھا، کیونکہ جب وہ میرے سامنے آتی تھی اسے ڈر لگتا تھا کہ میں اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ دوں گی، اور کیوں نہ کہتی میں کوئی بات، میں حق پر تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، میں ہمیشہ اس کے سامنے فرحان کی تعریفیں کرتی تھی، جبکہ فرحان نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن ہم مشرقی ہوتے ہیں نا، ہم یہ بات کسی کو نہیں بتاتے۔ ہمارا شوہر کمرے میں چاہے شیطان کی طرح ہمارے ساتھ کیوں نہ پیش آئے، لیکن دنیا والوں اور ماں باپ کے سامنے ہم نے اس کو فرشتہ بنانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں ایک پیسے کی چیز نہ لے کر دے، لیکن ہم خود ہی اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں شوہر نے خرید کر دی ہے۔ اپنے شوہر کو اس حد تک اچھا بنا دیتی ہیں کہ کل کو ہم کہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری غلطی ہوگی، اور وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ بھی شاید یہی سمجھتی تھی کہ فرحان اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس لیے اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ جس جگہ نگینا کی پہلے شادی ہوئی تھی ابھی 3 مہینے گزرے تھے اور اب اسے دوبارہ سے کوئی بھی کمانا لڑکا ملنے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے۔ اسے یہ آسان شکار لگا ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ ایک دن اسی طرح باتوں باتوں میں میری نگینا سے بحث ہو گئی تو کہنے لگے دے دینی تھی نا اولاد، پھر فرحان کو نہ آتا وہ میرے پیچھے۔ میں نے کہا کہ اولاد تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے فرحان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اولاد، اسے اولاد سے نفرت ہے، تمہارے یہاں بھی نہیں ہوگی، بچے پسند نہیں ہے اس کو۔ جب میں نے یہ بات کی تو نگینا حیران رہ گئی۔ روز رات کو میں باہر سوتی تھی، اب تو یہی انتظار کر رہی تھی کہ سردیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ مجھ سے یہ سردی برداشت نہیں ہوتی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ مجھے واپس بلا لیتا، کہتا کہ اندر آ کر سو جاؤ۔ جب سے نگینا آئی تھی میرے شوہر نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ مجھے اس بات سے فکر بھی نہیں تھی۔ میں تو خوش تھی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں خود ہی بازار چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، گھر کے کام کرتی، اس کے بعد پورا دن آرام کرتی، رات کو 2 گھنٹے سردی میں گزارتی تھی، پھر اس کے بعد سکون سے سو جاتی تھی۔ اور نگینا وہ تو ساری رات روتی رہتی، اب تو اس سے اٹھا جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا، نہ چلا جاتا تھا، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، کھانا کھاتی تھی تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، میں اسے اپنے والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، یعنی کہ وہ ڈاکٹر جس کے پاس میں جاتی تھی، اور اس کو سب کچھ بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اس کو یہاں کیوں لے کر آئی ہیں، اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس سب کی وجہ کیا ہے، اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ جب میں اپنے معاملے میں نہیں سمجھا سکی تو اس کے معاملے میں کیا سمجھاؤں گی، آپ اس کو کوئی دوائی دے دیں تاکہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ جب ہم لوگ ہسپتال سے واپس گھر آ رہے تو نگینا نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہی ہوتا تھا، تم سے زیادہ ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، اب میرے درد تمہارے ہوئے، میرے غم تمہارے ہوئے اور میرے آنسو بھی۔ گزارو اپنی زندگی فرحان کے ساتھ، خوش تو بہت ہوگی، تم ابھی شادی کو مہینہ
नहीं हुआ, हाथ में दवाइयों का इतना बड़ा शापुर, ना तुम उठने के काबिल रही ना बैठने के, तो बताओ फिर वो क्या कहते हैं, शादी रास नहीं आई। शायद तुम्हें वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि दोस्त मैं तुम्हारी थोड़ा तो रहम करो मुझ पर, अब तो तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा कि दोस्त होती तो यूं मेरे घर पर डाका न डालती। उसने कहा कि मैं पर तुम कौन सा खुश थी। मैंने कहा कि खुश थी या उदास, वो मेरा मसला था, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी नीयत बुरी थी, तुमको तो बस यही पता था कि ना कि मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर के साथ, तुम्हें तो असल बात का पता नहीं था, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया, इसीलिए तुम्हें सजा मिल रही है। तुम मेरी मदद करने के लिए या मेरा दर्द कम करने के लिए नहीं आई हो, बल्कि तुम ये सोच कर आई थी कि फरहान बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखता है, उसके नाज नखरे उठाता है, जैसे उसके नाज नखरे उठाता है ऐसे ही मेरी भी खिदमत करेगा। ये होती है खिदमत मर्दों की, इसी को मर्द की खिदमत कहते हैं। अब करो दिन रात खिदमत, हमारा घर आ गया है। तो मैं रिक्शे वाले को पैसे देकर फौरन वापस आ गई, लेकिन वो शायद थोड़ी देर बैठकर रोती रही और फिर मरी हुई सी चाल चलते हुए ऊपर वाले फ्लैट में आ गई, क्योंकि हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना भी बहुत मुश्किल था, एक एक कदम ऐसे उठाती थी जैसे टांगे ही टूट गई हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा शोहर आजकल बहुत खुश था, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मैंने अपने शोहर के साथ 10 साल गुजारे थे और नगीना की तो 1 महीने में ही बस हो गई थी। वो कहती थी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे पहले शोहर से भी औलाद नहीं हुई। लोग कहते हैं कि मैं शायद बाज थी, इसीलिए मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा था कि दूसरे मर्द से शादी करके मेरे ऊपर से ये धब्बा उतर जाएगा, लेकिन अगर उसने औलाद पैदा नहीं की तो मुझे भी लोग बुरा कहेंगे। मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा कि ये बात मुझे क्यों कह रही हो, जाओ जाकर फरहान से कहो। तो कहने लगी तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम यहाँ रहो या यहाँ से जाओ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। शादी के बाद मैं सिर्फ नगीना के घर ही जाया करती थी, क्योंकि वो मेरी अम्मी के घर के सामने ही रहती थी और अपने शौहर की तारीफें किया करती थी। इतनी तारीफें करती कि एक दिन उसने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे शौहर का कोई भाई नहीं है। मैंने कहा कि अगर होता तो तुम्हें जरूर बताती, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। मेरा शौहर दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता था और वो मुझसे इसीलिए बच्चे नहीं पैदा करवाना चाहता था, क्योंकि वो ये समझता था कि अगर एक दफा औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वो मर्द की किसी काम की नहीं रहती। यही उसकी घटिया सोच थी, जिसकी वजह से उसने मुझसे 10 साल तक बच्चा पैदा नहीं करवाया। और जब मुझसे उसका दिल थोड़ा सा भर गया तो वो दूसरी औरत को ले आया और अब वो यही सब कुछ नगीना के साथ कर रहा था जो पहले मेरे साथ हो चुका था। मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं रहा था, मेरे भी हाथ कांपते थे। डॉक्टर कहते थे कि किसी औरत या मर्द के हाथ कब कब कांपते हैं ये औरतें या मर्द खुद ही बेहतर तरीके से समझती हैं और उसे पता होता है कि किस चीज की कसरत की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी थी, पर वो यहाँ पर मेरी तरह 10 साल गुजारना नहीं चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी, अभी से तलाक की बातें कर रही थी। अब तो उसकी मेरी शौहर के साथ लड़ाई होना शुरू हो गई और उसने जब नगीना से लड़ाई की तो नगीना को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, आप फिर से मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। हम दोनों की हालत बुरी थी और हम दोनों ये जानती थी कि हम दोनों के साथ जो होता था और आगे भी जो होने वाला था। एक दिन नगीना मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है, मेरी गलती को माफ कर दो। मैंने तुम्हारे घर पे हमला नहीं किया, तुम्हारा घर तो बसने के काबिल पहले ही नहीं था, क्या तुम इसको बसा हुआ घर कहती थी? मेरी मदद करो, कुछ तो करो। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहने लगी कि मुझे पता है तुम भी तकलीफ में थी और अभी भी तकलीफ में हो और हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। खुदा के लिए अगर तुम मेरे साथ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगी। 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए और एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग की छत सबकी एक ही जैसी थी, लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते थे। हमारा फ्लैट करीब था, इसलिए हमारे लिए आना जाना आसान था, वरना नीचे से कोई ऊपर आते हुए तो 100 दफा सोचता था। मैंने चाय बनाई, हम तीनों ही ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इधर उधर फिरने लगे, चक्कर लगाने लगे और 2 घंटे के बाद हम लोग एम्बुलेंस में बैठे थे। मेरे शौहर का पाँव फिसल गया था और वो बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। इस दुनिया में नहीं था, मौके पर ही दुनिया से चला गया था। सब लोग हमारे साथ खड़े हमें तसल्लियां दे रहे थे और हम लोग रो रहे थे कि एक टीवी पर खबर चली कि एक शख्स बिल्डिंग की छत से पाँव फिसलने की वजह से गिर गया है और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया है। वो दोनों औरतें उसकी बेवा हैं। सब लोगों के लिए ये खबर थोड़ी अजीब थी कि एक शौहर की 2 बीवियां थी और वो बेचारी बेवा हो गई है। ये फ्लैट मेरे शौहर ने ही खरीदा था जब हम दोनों के नाम था और पता चला कि उसके बैंक में भी काफी सारे पैसे थे। हम लोगों ने फ्लैट बेच दिया और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चली गई। कुछ दिन के बाद पता चला कि नगीना माँ बनने वाली है। उसने कहा था कि वो उस बच्चे को पैदा करना चाहती है। शायद मेरे शौहर ने हमेशा जिस बात का ख्याल रखा और वो उस बात की तरफ से थोड़ा लापरवाह हो गया था। आज हमारा एक बेटा है जिससे हम एक बहुत अच्छा मर्द बनाना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है।